Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This side Vinita Raikwar and here I am with the video on Indian polity. तो हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। ये हिस्टोरिक बैकग्राउंड का लास्ट वीडियो है। इसके पहले हमने एक्ट के 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप प्लीज़ पहले के 2 वीडियो देख लीजिए, वरना आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाओगे जो हम अभी पढ़ना चाह रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहले वाले वीडियो है वहाँ पे हमने एक्ट पास बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीट कर लिया है, जो कि 3 थे। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर्ड एक्ट के जितने भी थे सारे। उसके बाद 1857 का रिवॉल्ट होने के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था, तो उसमें से हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट के तीनों ये कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। ये तीनों एक्ट जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन में ली है। हमारे करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से ली गई हैं और हम जो है स्टिल कंटिन्यू करते हैं। इसलिए ये 3 एक्ट जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहली जो देखेंगे हम दैट वुड बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। रीज़न ये है कि मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन के। हमने पहले वाले वीडियो में देखा है कैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टाइटल इवॉल्व हुआ था और ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन के। और गवर्नर जनरल जो कि वाइस रॉय जो थे, चैम्सफोर्ड, ये थे। तो मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड जो है ये दोनों जो है मिलके ब्रिटिश इंडिया रन करते थे, और जो भी एक्ट थे वो इनके नाम पे ही पास होते थे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस रॉय हुआ करते थे। इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। पहले वाले वीडियो में जैसे हमने देखा था मॉनलेमेंटो रिफॉर्म, सिमिलरली ये है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। यहाँ पे जो मेजर चीज़ हुई थी सबसे पहले ये था कि सेंटर और प्रोविंसेस जो है उनको डिवाइड कर दिया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने अपने कर सकते हैं। सेंटर और प्रोविंसेस बोला जाए तो सेंटर में ब्रिटिश इंडिया, जो भी ब्रिटिशर्स रूल करते थे वो, और प्रोविंसेस मतलब प्रिंसली स्टेट, जो भी राजा रजवाड़े थे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो येलो वाला पार्ट है वो ब्रिटिशर्स वाला पार्ट है और जो पिंक वाला पार्ट है वो प्रिंसली स्टेट है। तो पहले ये पूरा एक ही पार्ट था, ब्रिटिशर्स पूरा जो है कंबाइंडली रन करते थे। बट ये वाले एक्ट में सेंटर और स्टेट को जो है अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार दे दिया। प्रोविंसेस को बोला गया कि आप आपका एडमिनिस्ट्रेशन रन कर सकते हो और सेंटर जो है अपना रन करेगा। लेकिन उसके अंदर भी जो सेंटर के सब्जेक्ट है, जैसे कि मेजर जो सब्जेक्ट होता है, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गए, जो मेजर सब्जेक्ट है वो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे, वो प्रोविंसेस के पास नहीं जाएगा। और जो प्रोविंसेस थे उनके जो भी सिस्टम्स थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, दैट वाज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सिस्टम। तो ट्रांसफर जो सिस्टम था उसके अंदर लॉ मेकिंग प्रोसेस हो गए, पॉलिसीज हो गई, ये मेजर जो छोटी छोटी चीज़ थी वो थी। और वो गवर्नर जो थे ब्रिटिशर्स के वो और उनके जो भी मिनिस्टर्स थे वो मिलके संभालते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है। और जो रिजर्व सब्जेक्ट था, रिजर्व सब्जेक्ट में आता है रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये मेजर चीज़ें जो भी है वो रिजर्व सब्जेक्ट्स में आती थी। वो भी जो है गवर्नर जो है वो संभालता था, लेकिन उसके साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं उस चीज़ को, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट जाननी है कि प्रिंसली स्टेट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो था ट्रांसफर सब्जेक्ट, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल संभालती थी, विधान परिषद जिसको बोलते हैं, और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल संभालती है कि वो उसमें वर्क कर सके। दूसरा मेजर चेंज जो यहाँ पे हुआ था कि प्रोविंशियल बजट जो है उसको सेंटर वाले बजट से डिफरेंट कर दिया था। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो खुद कलेक्ट करते थे, और उसमें से कुछ बजट जो है प्रोविंसेस को दे दिया करते थे कि आप जो है इस बजट में आपका स्टेट रन करिए। बट इस एक्ट के द्वारा उनने ये बोल दिया था कि प्रोविंसेस जो है अपने खुद के बजट जो है वो निकाल सकता है, और जो भी टैक्स है वो भी वो खुद ले सकता है। मतलब जो भी टैक्स वो खुद इनकर्ड करेगा उसी से ही वो अपना सिस्टम चलाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी होता है एग्जाम्पल जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है
अपने स्टेट से जो भी टैक्स इकट्ठा करती है वो हमारे स्टेट के डेवलपमेंट में ही लगाती है, उसमें से ही बजट सेपरेट निकालती है। तो वही वाली चीज़ जो है यहाँ पे प्रोविंसेस को अलाउ कर दी गई थी कि जो सेंटर है उसका और प्रोविंसेस का जो बजट है वो अलग होगा, प्रोविंसेस जो है खुद अपना टैक्स ले सकता है। दूसरा यहाँ पे जो मेजर सिस्टम उन्होंने स्टार्ट कर दिया था दैट वाज डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कैसे हो गया, जैसे कि सेंटर है यहाँ पे और प्रोविंसेस है, जो कि हमारे यहाँ पे करंट में चलता है सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो वो वाली चीज़ यहाँ से आई थी, नहीं तो पहले सिर्फ सेंटर था कि पहले ब्रिटिश इंडिया के जो भी रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश क्राउन के थे वो ही पूरा इंडिया संभालते थे, और जो प्रोविंसेस थे वो उनके अधीन हुआ करते थे, वो जो बोलते थे वही चीज़ करते थे। बट यहाँ पे उनको भी अधिकार देना स्टार्ट कर दिया था, तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। दूसरा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है दैट इज बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मतलब कि दो हाउसेस होंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस, जो कि अभी हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारे पास राज्यसभा है और लोकसभा है। वो चीज़ भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से ही आई है। जब बाई कैमरलिज्म स्टार्ट हुआ था तब उसको राज्यसभा लोकसभा नहीं बोलते थे, तब उसको अपर हाउस और लोअर हाउस बोला जाता था। बाइकैमरलिज्म में दो हाउसेस होते हैं, तो पहले उनको अपर हाउस और लोअर हाउस बोला जाता था। तो अपर हाउस जो है उसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स थे और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, जो सिमिलरली अभी हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, हमारे करंट पार्लियामेंट में भी है। हमारे राज्यसभा में कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, सिमिलरली तब भी हुआ करते थे। तो 60 मेंबर्स टोटल थे, जिसमें से 34 जो है इलेक्टेड मेंबर्स थे, जिनको इलेक्ट करके लोगों ने खुद भेजा था वहाँ पे। दूसरा जो लोअर हाउस था, लोअर हाउस जो है उसमें 144 मेंबर्स हुआ करते थे, जिसमें 104 जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स थे, लोगों ने उनको इलेक्ट करके भेजा था। अपर हाउस जो था उसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था, और जो लोअर हाउस था उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ जो है याद रखनी, एक तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, दूसरा बाई कैमरलिज्म जो है वो चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी वो था कि वाइस रॉय की जो कमिटी थी, जैसे कि हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं उनकी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही जो वाइस रॉय था वो टाइम पे उनकी एग्जीक्यूटिव कमिटी हुआ करती थी। उसमें इंडियंस को अलाउ कर दिया था कि वो जो है मेंबर्स वहाँ पे हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो है इंडियंस के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया था, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाते हैं वाइस रॉय के। इंडियंस जो है डायरेक्ट वाइस रॉय के कनेक्शन में आ गए, तो इंडियंस के जो भी ग्रीवियंसेस है, प्रॉब्लम्स है, या जो भी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो डायरेक्ट वाइस रॉय को पता चल सकता था। इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया था कि वाइस रॉय कमेटी में इंडियंस को चांस मिला था कि वो भी मेंबर बन सकते हैं। तो ये था कि इंडियंस को भी कुछ राइट्स और मिल सकते हैं और इंडियंस के लिए भी कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज़ हुई थी दैट वाज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसको बोला जाए कि जाति के आधार पर आप, कम्युनिटी के आधार पर आप इलेक्शन लड़ सकते हो। तो सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, यूरोपियंस हो गए, इनको बोला था कि आप आपकी कम्युनिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप इलेक्शंस लड़ सकते हो। तो ये चीज़ जो है ब्रिटिशर्स के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा था। वो नहीं चाहते थे कि सब इंडियंस एकजुट हो, क्योंकि अगर एकजुट हो जाते तो उनके खिलाफ लड़ते और वो जो है यहाँ से उनको जाना पड़ता। तो वो चीज़ ना हो इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल करना स्टार्ट किया था, जिसके लिए उन्होंने इंडियंस के बीच में ही लड़ाई झगड़े करवाना स्टार्ट कर दिया था। उसका फर्स्ट पार्ट ये था कि कम्युनिटी के बेसिस पे आप इलेक्शन लड़ सकते हो, ये फर्स्ट चीज़ थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, अभी हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं कि इतने पॉपुलेशन में इतना बंदा होगा, लेकिन पहले जाति के हिसाब से उन्होंने कर दिया था कि ये जाति से ये बंदा होगा, ये जाति से ये बंदा होगा। तो एक हेट्रेड की भावना जगाने का एक तरीका था उनका। दूसरा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इवॉल्व हो गई थी। हम पीएससी और यूपीएससी देख रहे हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे इवॉल्व हो गई थी। यहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट जो है स्टार्ट हो गए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी हमने मेजरली बहुत सारी चीज़ें जो हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन में ली हुई है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो यहाँ पे है, एक ऑल इंडिया फेडरेशन करके कमेटी बनाई गई थी, जिसके अंदर प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, ब्रिटिश इंडिया थे, सब थे।
उनने ये बोला था कि हम फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बनाते हैं, जो कि हमारे जैसे करंट में है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, सेम वो यही बोलना चाह रहे थे कि हम ऐसी लिस्ट बनाते हैं। बट प्रिंसली स्टेट जो थे उनने मना कर दिया था, उनने बोला कि हम इस चीज़ को ज्वाइन नहीं करेंगे। प्रिंसली स्टेट को कहीं ना कहीं यहाँ पे ये डर था कि अगर हम ये चीज़ कर देंगे तो हमारी जो पावर है वो कम हो जाएगी हमारे स्टेट्स में, और ब्रिटिशर्स जो है फिर से यहाँ पे अपना रूल और दबदबा स्टार्ट कर देंगे, इसलिए उनने ये चीज़ मना कर दी थी। दूसरा मान लें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पास हुआ था, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था। तो इस एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंट्रोल दे दिया गया था कि वो हमारे कंट्री की करेंसी बना सकती है और हमारे कंट्री के क्रेडिट मैनेज करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ था, कब इम्प्लीमेंट में आया। तो ये है। नेक्स्ट है, हमने पिछले वाले एक्ट में देखा था कि सेंटर और प्रोविंसेस को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे उनने लेजिस्लेटिव पावर भी दोनों के अलग कर दिए सेंटर ऑफ स्टेट के, मतलब पुलिस, लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये सब जो चीज़ें थी वो यहाँ पे अलग कर दी गई। सेंटर अपना बना सकती है, प्रोविंसेस और स्टेट जो है अपने बना सकते हैं, यहाँ पे ये बाइफर्केट कर दिया था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई थी, दैट इज इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो द प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी बोल सकते हो आप, कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि यूपीएससी हो गया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि स्टेट पीएससी। मतलब यहाँ पे यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करना स्टार्ट हो गए थे। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि दो स्टेट मिलके एक एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो छत्तीसगढ़ खुद अपने पीएससी के एग्जाम नहीं करवा पा रहा था, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलके जॉइंट पीएससी एग्जाम करवाते थे, तो उसको जॉइंट पीएससी एग्जाम बोला करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज़ हुई थी दैट इज फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बाई कैमरलिज्म जो हमने अभी देखा था, अपर हाउस लोअर हाउस वाली चीज़, तो उसमें पहले 6 प्रोविंसेस ही हुआ करते थे, लेकिन ये एक्ट के द्वारा 11 प्रोविंसेस जो थे वो ऐड हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट जो है कि बर्मा जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो बर्मा जिसको हम करंट में म्यांमार बोलते हैं, ये जो है इसको ना भारत से अलग कर दिया गया। तो इसका रीज़न ये है कि इंडिया में अगर कोई भी रेवोल्यूशन होते थे ना तो वो सीधा बर्मा तक पहुंचते थे। तो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया था कि ये इतने बड़े टेरिटरी का रिवॉल्ट जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। उनको डर था कि अगर ये सब एकजुट हो जाएंगे तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो इसलिए वो उनने बर्मा को जो है यहाँ से अलग कर दिया और जो है दो नए प्रोविंसेस बना दिए गए, दैट इज सिंध प्रोविंसेस। सिंध प्रोविंसेस जो है पाकिस्तान में है, और उड़ीसा प्रोविंसेस बना दिया गया था जो कि पहले सिर्फ बंगाल था। पूरी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये सबको पहले बंगाल ही बोला करते थे, लेकिन जब बर्मा को उनने अलग कर दिया तो यहाँ पे उनने सिंध और उड़ीसा को अलग कर दिया। और बर्मा को अलग करने के टाइम भी उनने ये रीज़न दिया था कि अरे हम एडमिनिस्ट्रेटिव के पर्पज से जो है डिवाइड कर रहे हैं, बट ये रीज़न नहीं था उनका। ये रीज़न था कि इतना मेजर अगर टेरिटरी रिवॉल्ट करने लग जाएगा तो हम जो है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, ये चीज़ थी। नेक्स्ट हमने पिछले एक्ट में ये देखा था कि उनने कम्युनल रिप्रेजेंट स्टार्ट कर दिया था, जो कि सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इन सबको उनने बोला था कि आप कम्युनल रिप्रेजेंट कर सकते हो इलेक्शंस के लिए। बट यहाँ पे इनने और एक्सटेंड कर दिया था। यहाँ पे उनने बोला कि कोई शेड्यूल कास्ट वाला बंदा है, कोई वुमेन है या फिर कोई मजदूर है, उनमें से कोई रिप्रेजेंट करना चाहता है अपनी कम्युनिटी को तो वो भी आगे आ सकते हैं। तो ये चीज़ जो है इंडिया में अभी भी चल रही है। हम अपर कास्ट, लोअर कास्ट, वुमेन, फेमिनिज्म, ये सब चीज़ जो है उसके लिए लड़ते रहते हैं, बट हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब जो चीज़ है ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कि इंडिया जो है वो एकजुट ना हो पाए और हमारे खिलाफ लड़े नहीं, हमें यहाँ से भगाए नहीं और हम इंडिया को एक्सप्लॉइट करते रहें। इसलिए इनने इंडिया में हेटरेट की भावना जगा दी थी कि ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ताकि हम आपस में ही लड़ते रहें
वो हमारा मिसयूज़ करते रहे, जो कि अभी भी हो रहा है। एनीवेज वो नहीं देखना है हमें, हमें बस ये देखना है कि यहाँ पे उनने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी स्टार्ट कर दिया था। वो था कि शेड्यूल कास्ट हो गया, वुमेन हो गए या फिर लेबर हो गया, उनमें से किसी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो भी यहाँ पे आके कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आप यहाँ पे नाम से ही समझ सकते हो, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मतलब कि हमारे इंडिपेंडेंस के लिए ये एक्ट पास किया गया था। तो यहाँ पे फेब 20 को ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनने ये बोला था कि हम इंडिया को आज़ादी जो है 30 जून 1948 को देंगे। बट ये चीज़ जो है इंडियंस जो है इसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे थे। तो ये लॉर्ड माउंट बैटन जो है ना, जो यहाँ पे देख रहे हो, ये वाइस रॉय थे वो टाइम पे इंडिया के। तो इनने 3 जून 1947 को एक प्लान निकाला जिसको माउंट बैटन प्लान बोला जाता है। माउंट बैटन प्लान के अंदर ये था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो पार्टीशन कर लेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन उनका है वही कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई भी एक दूसरे का कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज नहीं करेगा, मतलब पाकिस्तान और इंडिया अलग हो जाएंगे। ये चीज़ उनने बोली थी। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रहे माउंट बैटन, और यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और मुस्लिम लीग की तरफ से हैं मोहम्मद जिन्ना। तो ये जब माउंट बैटन प्लान हुआ था तो उनने उस पर एक्सेप्टेंस दे दी थी, और जो है पार्टीशन अप्रूव हो गया था। तो उसके बाद जो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ था। उसमें देखते हैं क्या हुआ था। सबसे पहली चीज़ जो हुई थी, हमें इंडिपेंडेंस मिल गया था। देखिए, हम हमारे देश का झंडा, पहली बार हमें हमारा देश का झंडा जो है लहराने का मौका मिला था। मीन्स कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गया था और सोवरेन स्टेट बन गए थे हम, मतलब कि हमारे ऊपर कोई भी रूल नहीं कर सकता है, किसी का भी अधिकार नहीं है इंडिया के ऊपर। ये पहली चीज़ हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है इट प्रोवाइड दी पार्टीशन कर दिया था उनने, इंडिया और पाकिस्तान ये दो कंट्री बनेंगे, ये अप्रूव कर दिया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनका इन पे कोई अधिकार नहीं होगा, इंडिपेंडेंट कंट्री होंगी, ये डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट ब्रिटिशर्स ने ये बोला था कि उनके तरफ से, ब्रिटिश किंग के तरफ से कोई भी टाइटल्स थे, जैसे वाइस रॉय हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर ऑफ बंगाल हो गया, या फिर कमांडर इन चीफ हो गया, जो भी ब्रिटिश किंग ने अपॉइंट किए थे लोगों को, वो अब ऑफिस में नहीं बैठेंगे और उनका टाइटल या उनका कार्यकाल जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ये चीज़ बताई गई थी। नेक्स्ट जो है, ये इनने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को है अप्रूव कर दिया था, मतलब कि इंडिया ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया था 1946 में, और जो 1949 में बना था वो अडॉप्ट कर सकते हो आप। उनने बोला था कि जो भी दोनों कंट्री हैं जिनने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है अडॉप्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी एक्ट पास किए हैं वो अब वैलिड नहीं होंगे। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई थी। नेक्स्ट जो है, उनने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो टाइटल है वो भी हटा दिया था। हमने पिछले वाले एक्ट में देखा था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। ये वाइसरॉय के साथ मिलके जो भी एक्ट्स है और ब्रिटिश इंडिया के जो भी पॉलिसीज थे वो संभालता था। बट यहाँ पे जो है वो टाइटल भी जो है अबॉलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट जो है, इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन princely state treaty relation with tribal areas for from August 15, 1947। इसका मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स है उनने यहाँ के जो भी राजघराने हैं ना, जैसे राजपूताना यहाँ पे दिख रहा है आपको, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये जो भी यहाँ पे राजा रजवाड़े थे, इनके साथ इनने कोई भी संधि साइन की हो, या फिर इनने हड़प लिया हो उनका ज़मीन, या फिर जो भी ट्राइबल थे, आदिवासी एरियाज थे, उनको अगर इनने एक्वायर किया हो, ले लिया हो, या इनसे कोई भी ट्रीटी साइन किए हो, कुछ भी हो, वो यहाँ 15 अगस्त के बाद वैलिड नहीं करेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि वो फ्री है उन सब चीज़ों से, उन पे कोई भी बंदिश नहीं होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। नेक्स्ट, उनने जो यहाँ पे बड़ा गेम किया था, जो कि इंडिया अभी भी झेल रहा है, दैट इज़ कि उनने यहाँ पे ऑप्शन दे दिए थे ये सारे राजा रजवाड़ों को कि या तो आप इंडिया के डोमिनेंट में आ जाओ,
या तो आप पाकिस्तान की डोमिनेंट में आ जाओ या तो आप इंडिपेंडेंट रह लो। ये जो उन्होंने ऑप्शंस दिए थे ना, ये ही ऑप्शंस जो है पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर वाला इशू जो है उसको जो है इतना पावर मिला था। क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो ये जो हैदराबाद के किंग है और जूनागढ़ के जो किंग है और जम्मू कश्मीर, ये तीनों जो किंग थे इनने डिसाइड किया था कि हम ना तो पाकिस्तान में जाएंगे हम और ना तो हम इंडिया में आएंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट रहने के चक्कर में जो है पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक, ये ऑल टुगेदर एक अलग स्टोरी है, हम आगे जब पढ़ेंगे तो और इसको क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे। बट यहाँ पे आप सिर्फ ये देख सकते हो कि इंडिया, पाकिस्तान और आप इंडिपेंडेंट रहना है कि नहीं, ये तीन ऑप्शन उनको दे दिए गए थे। नेक्स्ट जो है, उनने एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल है वो गिरा दिया था, मतलब कि ये हटा दिया था। आपको पता है ना, क्वीन विक्टोरिया जो थी उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया बोला जाता था। मतलब कोई भी किंग या क्वीन होते थे उनको एम्परर या एम्प्रेस ऑफ इंडिया बोला जाता था। एक टाइटल, एक रॉयल टाइटल दिया जाता था इंग्लैंड के किंग को उनकी जो भी राज्य थे या जो भी कंट्री पे उनने कंट्रोल किया है उसके लिए। तो यहाँ पे एम्परर ऑफ इंडिया का जो टाइटल है वो भी समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे उनने बोल दिया था कि कोई भी सिविल सर्विस जो है वो अब हम अपॉइंट नहीं करेंगे। जो भी सिविल सर्विसेज ब्रिटिशर्स के द्वारा होती थी ना, सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम, वो भी ऐसे होती थी कि आपको ब्रिटेन जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए, प्लस आप ब्रिटेन जाओगे तो वहाँ का एक्सपेंस हो गया, वहाँ के आप पढ़ोगे लिखोगे वो एक्सपेंस हो गया, प्लस उनने एज लिमिट भी दे दी थी कि 19 से 23 साल तक के ही लोग जो है एग्ज़ाम्स में अपियर कर सकते हैं। प्लस लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन थी। तो ये सब इंडियंस के लिए वो टाइम पे बहुत ही बड़ी चीज़ हुआ करती थी, क्योंकि हमें इतना एक्सप्लॉइट कर दिया था कि हम इतने एडवांस ही नहीं हो पाए थे। तो इनडायरेक्टली जो है इंडियंस के लिए रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं, सिर्फ बोलने के लिए था कि हाँ इंडियन पार्ट्स ले सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ इंडियंस थे जिनने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया और उनने सिविल सर्विसेज क्लियर किया और वाइसरॉय कमेटी में आए और ब्रिटिशर्स की कमेटी में थे। तो वो जो है उनने डिसकंटिन्यू कर दिया था कि अब कोई भी सिविल सर्विसेज हम नहीं करेंगे, और रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो भी ख़त्म कर दिया था। मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कुछ रिजर्वेशन अगर दी है कुछ लोगों को तो वो भी यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमारा एक्ट वाला जो है हिस्टोरिक बैकग्राउंड वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे दैट वुड बी दी मेकिंग ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कैसे स्टार्ट किया था। हमने इंडियन ज्योग्राफी की भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों से, चैनल को लाइक कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल भी है एमपी ज्ञान स्टेशन के नाम पे, जिस पे हम करंट अफेयर्स अपडेट करते रहते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को जाके फॉलो कीजिए, और आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसको मेंशन कीजिए। तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। थैंक यू।